जितने पैसे आप उसके लिए खर्च कर रहे हो उन दोनों की रेशो जितने पैसे आपके पास हैं उसके बराबर आनी चाहिए। अब अगर टू कमोडिटी केस आएंगे तो बड़ा आसान है। टू कमोडिटी, इसमें एक कमोडिटी थी, वो कौन सी थी? एक्स। तो टू कमोडिटी केस में टू गुड्स कौन सी आ जाएंगी? एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वस टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। और इन दोनों की यूटिलिटी किसके बराबर होनी चाहिए? पी ऑफ। अब ये एक्स क्या था? एक प्रोडक्ट। अब वाई क्या है? दूसरा प्रोडक्ट। जैसे कि पिछली बार तो आपने एक ही प्रोडक्ट लेना था, ठीक है। अब मार्केट में आपने दो प्रोडक्ट परचेज करने हैं, आपने पार्टी भी करनी है और आपने नोटबुक्स भी परचेज करनी है। तो नोटबुक्स के लिए कितने पैसे खर्च करो और पार्टी में कितने पैसे खर्च करो, उन दोनों का हिसाब किताब बराबर रहना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको पहले टॉपिक को क्लियर कर ले। बड़ी अच्छी एग्जांपल है जो न्यू एडिशन बुक है उनमें है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, एग्जाम्पल फर्स्ट है पेज नंबर 59 पे। लेट एम यू एक्स 20 पी यू एक्स 4। एम यू एक्स है हमारे पास 20, पी यू एक्स है हमारे पास 4। नेक्स्ट एम यू वाई 25 और पी वाई है हमारे पास 5। ये बोल रहे हैं चेक करो क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। अगर एम यू एम कितना है? 5। एम यू एम हमें गिवन है 5। तो चलिए इस फॉर्मूला में वैल्यू सब यहाँ पे क्या आएगा? एम यू एम आएगा, सॉरी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स मतलब कि 20 अपॉन 4 कितना बना? 5। फिर एम यू वाई अपॉन पी वाई, एम यू वाई है 25/5, ये भी कितना बना? 5। और एम यू एम हमें कितना गिवन बना? वो भी 5 है। तो ये तीनों चीज़ें इक्वल आ गई, तो मतलब ये वाला कस्टमर इक्विलिब्रियम में है। अब जो सेकंड केस है उसमें इन्होंने बोला एम यू एक्स है 25, मतलब ये वाली चीज़ है 25 अपॉन पी ऑफ एक्स है 5। तो इसको सॉल्व करके आ गया 5। लेकिन जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास एम यू वाई 30 और पी ऑफ वाई है 5, तो इसका आंसर आ गया 6। जब ये दोनों ही इक्वल में नहीं है तो तीसरा इक्वल कैसे आएगा? तो इसमें ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन में नहीं है। तो टू कमोडिटी केस का पता चल गया। अगर थ्री कमोडिटी केस आ जाए फिर तो तीसरा प्रोडक्ट लिख देंगे एम यू जेड पी जेड। तो ऐसे चाहे 10 केस आ जाएं, बस उतने वेरिएबल बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 2 तक वैसे सफिशिएंट, इससे ज़्यादा आगे होता नहीं है। अब हमने करना क्या है, ये लास्ट टॉपिक है। टू कमोडिटी केस के लिए हमने वो टेबल बनाना है कि वो टेबल कैसे बनेगा, ठीक है। केस का फॉर्मूला किया था कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू एम। पी ऑफ एक्स प्राइस ऑफ एक्स, एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, एम यू एम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसमें एक ही कमोडिटी थी वो एक्स थी। तो टू कमोडिटी केस में एम यू एक्स पी एक्स पहली कमोडिटी, इन दोनों की सेटिस्फैक्शन एम यू वाई पी वाई इक्वल्स टू एम यू एम की इक्वल आनी चाहिए। अगर 3 कमोडिटी केस होगा तो 3 कमोडिटी बना देना, 10 होंगे तो 10 बना देना। यहाँ तक हमारा कवर हो गया था, ठीक है। अभी हमने इसका टेबल बनाना, डायग्राम बनानी है। टेबल और डायग्राम से देखेंगे कैसे कवर इक्वल हो रहा है, ठीक है। उसके लिए पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। मैं टेबल बनाना भी आपको सिखा रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है। इसको अच्छे से समझना, ये टेबल कैसे बनाओ, डायग्राम एक लॉजिक के साथ हम बनाएंगे। टेबल में इस साइड पर बना देता हूँ यहाँ पे। यह है कि नंबर ऑफ यूनिट्स, या तो हम एक गुड कंज्यूम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये है एम यू एक्स। अब जो इसमें हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है, सपोज कर लो वो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है 35 30 25 20 15 10 5, ठीक है।
और जो दूसरा प्रोडक्ट है आपके पास दैट इज MUY, उसमें जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी 32, 28, ठीक है, फिर आगे मिलेगी 29, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे मिलेगी 25, फिर यहाँ पे मिलेगी 10, यहाँ पे मिलेगी 8, यहाँ पे मिलेगी 6, ठीक है। अब जो मेन कन्फ्यूज़न रहती है वो दूर कर लेते हैं हम पहले। यहाँ पे आपने कितनी नंबर ऑफ गुड्स रखी है 7, तो जितनी आपकी परचेज करने की कैपेसिटी है उतनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपने बनाने हैं, ठीक है। अभी ये टेबल बनाने के बाद हमें इन दोनों का प्राइस भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइस अपने अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए आपने यहाँ पे लिखना है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी X वो ₹1 है और प्राइस ऑफ Y कमोडिटी जो दूसरी प्रोडक्ट है हमारे पास वो भी 1 है, ठीक है। और जितनी नंबर ऑफ गुड्स आपने यहाँ पे बना दी आपके पास उतने कॉम्बिनेशन के पैसे होने चाहिए। ये मैंने 7, देखिए अब दोनों का रेट 1 है और मेरे पास ₹7 है, ठीक है। तो मतलब कि मैं 7 गुड्स परचेज कर सकता हूँ ना। सर जो मार्जिनल Y है सर, मार्जिनल यूटिलिटी सर इधर बाद क्यों रहे थे 29 28 के बाद। यहाँ पे अगर 20, इसको थोड़ा कम कर देते हैं फिर हम, ठीक है, ये इंक्रीज नहीं होना चाहिए था, इसको लिख देते हैं 26, ठीक है, ये 28 नहीं आना था, सही है। तो अब ये यहाँ तक क्लियर है। जितने पैसे हैं और दोनों का रेट ₹1 है तो आप मैक्सिमम 7 गुड परचेज कर सकते हो। मान लो कि अगर मैंने 7 के 7 X की ही परचेज करनी होती, इसीलिए मेरे पास 7 कॉम्बिनेशन होने चाहिए। अगर मैंने 7 के 7 Y के परचेज करे तो Y के रेट होने चाहिए थे। सपोज करो आप हर एक प्रोडक्ट का रेट ₹2 है, ₹2 है हर एक प्रोडक्ट का रेट, ठीक है, और आपके पास ₹20 है, तो आप कितने कॉम्बिनेशन परचेज कर सकते हो 10। तो आपको ये 10 नंबर ऑफ यूनिट्स तक जाना था फिर, ठीक है ना। अब इसके बाद जब हमने टेबल बनाना है तो वो टेबल में कभी कभार एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक के साथ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X, ठीक है। ये मैं ऊपर लिख देता हूँ 1 2, ऊपर लिखने का एक रीज़न है वो बताऊंगा, 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए तो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है 35 तक, तो यहाँ तक मैं 35 तक का यहाँ पे गैप ले लेता हूँ, 5 10 15 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, ठीक है। तो इसको पहले हम इसके पॉइंट पे लोड कर देते हैं, वो कैसे होंगे, ये ब्लैक के साथ ही करते हैं। उसको मैं 1 के लिए है 35, सेकंड के लिए है 30, 3 के लिए 25, 4 के लिए 20, 5 के लिए 15, 6 के लिए 10, 7 के लिए 5, ठीक है। ये क्लियर है। ये तो कमोडिटी X बना है ना। अब दूसरा मैं ब्लू मार्कर के साथ कर रहा हूँ। अब पहले आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया है, अभी हमने कॉम्बिनेशन बनाया था कमोडिटी X का यूनिट्स के साथ, अभी हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे X का यूनिट्स का Y के साथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 का गैप है, तो यहाँ पे मैं 5 का गैप बना देता हूँ, ठीक है। 35 तक मैक्सिमम जाना है यहाँ पे भी, ये बिल्कुल ये 5 के सामने यहाँ पे 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, 20, 25, 30, 35, ठीक है। और ये इसके साथ मैं लिख रहा हूँ यूनिट्स ऑफ, ये तो थी यूनिट्स, नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ Y। ये होगी 1, ये होगी 2, ये होगी 3 4 5 6 7, ये डिफ्रेंशिएट करेगा मार्कर आपको, ठीक है। ब्लू रिप्रेजेंट गुड Y। अब उसके लिए देखिए
जो फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए था कितनी सेटिस्फैक्शन है, 32 यहाँ कहीं पे होगा, सॉरी यहाँ कहीं पे, हाँ जी बच्चे। अब सेकंड कमोडिटी वाई के लिए, सेकंड कमोडिटी जो वो हमारी वाई है, फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए 32 यूनिट्स है, तो फर्स्ट पे हमारे पास आ रहे हैं 32, तो फर्स्ट यहाँ से चलना शुरू करेगा, 32 यहाँ कहीं पे आ गया। सेकंड के लिए 28 है, तो सेकंड यहाँ से चलना शुरू करेगा और 28 यहाँ कहीं पे आ गया। थर्ड के लिए 26 है, 26 यहाँ से चलना शुरू करेगा और यहाँ कहीं पे आ गया, ये 25 है, इससे एक नंबर ऊपर। फोर्थ के लिए 25 है, फोर्थ के लिए 25 है, तो जहाँ पर 4 है वो 25 यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर आ गया। अब जो फिफ्थ पॉइंट है उसके लिए 10 है, 10 ये रहा हमारे पास, तो यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट के लिए 6 है, वो यहाँ कहीं पे आ गया। अभी मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये हमारा यहाँ पे था ज्वाइन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ बन गया। अब अगर इसको रीड करना मैं बाद में सिखा दूँ, पहले हम उस टेबल को देख ले कि हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन कहाँ पे आ रहा है। जो आपने 7 रुपीज़ खर्च करने हैं बेस्ट इक्विलिब्रियम के लिए, वो कहाँ पे खर्च करोगे। देखिए एक तो सबका रेट 1-1 रुपये है, तो सबको 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। तो सबसे पहला 1 रुपये हम कौन सी दुकान पे खर्च करेंगे, एक्स प्रोडक्ट के लिए, वाई के लिए। सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कौन दे रहा है हमें, एक्स दे रहा है, तो पहला फर्स्ट रुपया हम कहाँ पे खर्च करेंगे हमारा, वो एक्स पे खर्च करेंगे। 1 रुपये हमारे यहाँ पे खर्च हो गए, तो दूसरा रुपया कहाँ पे खर्च करेंगे, यहाँ पे आ गए। तीसरा एक्स के लिए, चौथा, फिर पांचवा एक्स के लिए, नो वाई के लिए। अब जो 6 और 7 लास्ट रुपीज बचे हैं ना आपके पास, ये आपने रट्टा लगाना कि इन दोनों के लिए आपने ये नंबर सेम सेम रखना है कि 6-7 के लिए सेम सेम कॉम्बिनेशन बनी, उसके नीचे नंबर कितने मर्जी रख लो, उससे कोई मैटर नहीं है। अब आपके पास दोनों में बराबर बराबर सेटिस्फैक्शन है, तो 6 रुपये यहाँ पे खर्च करते हैं, 7 हम यहाँ पे खर्च करते हैं, ठीक है। तो इस टेबल से हमने क्या देखा कि आप y के कितने प्रोडक्ट परचेज करोगे 4, x के कितने प्रोडक्ट करोगे 3। हाँ जी, हाँ जी, वो कोई मैटर नहीं है, ठीक है। ये आप चाहे 0 तक ले आओ, कुछ मैटर नहीं है, ठीक है। बस ये 2 नंबर हमने सेम रखने हैं, जो लास्ट 2 कॉम्बिनेशन आपके आएंगे वो उनको सेम रखना है। और आपने इनकम अपनी हमेशा ऑड नंबर रखनी है, ये भी ध्यान रखना। इवन पे भी चल जाएगा, ऑड पे अच्छा टेबल बनता है, इवन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन ऑड पे ज़्यादा अच्छा होता है। तो मतलब कि यहाँ से क्या पता चल गया कि अगर हम बेस्ट कॉम्बिनेशन के लिए जाएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, एक्स के कितने प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे 3, वाई के कितने परचेज करने पड़ेंगे 4, और 7 रुपये, इसका बिल बना 3 रुपये, इसका बिल बना 4 रुपीज़, और हमारी टोटल इनकम कवर होगी। और हमारी जो टोटल इनकम है वो कवर होगी, ठीक है। अब इसको यहां से हम देखने की कोशिश करते हैं, इन दोनों लाइन का एक्सीडेंट कहां पे हो रहा है, इस पॉइंट पे आके दोनों लाइन का एक्सीडेंट हो रहा है। यहां से बिल्कुल नीचे पॉइंट देखो क्या है, यहाँ पे ये ब्लैक मार्कर रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स प्रोडक्ट को, ये बोल रहा है कि आपको एक्स के कितने प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे 3, और वाई के कितने परचेज करने पड़ेंगे 4, और यही तो हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये टू कमोडिटी केस फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ऐसे डायग्राम और इसकी टेबल है। अभी मैं आपको एक और टेबल काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो करवाऊंगा, वो खुद सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद इसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, मे बी आपकी न्यू बुक के चैप्टर के एंड लास्ट में होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। पहले तो मैंने इतना सा ही क्वेश्चन डालना था बस, और बोलना था यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ढूंढो, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था कि स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपको प्राइसेस के बारे में नहीं पता। फिर मैंने ये लिख देने के दोनों के प्राइस इतने इतने हैं, फिर भी आपने क्या बोलना था कि अभी भी स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपका बजट कितना वो भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये टोटल इतना अमाउंट है, ये प्राइसेस हैं, और ये गुड्स के कॉम्बिनेशन है। अगर आप ये प्रोडक्ट लोगी इतनी इतनी यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन आपको मिलती जा रही है मार्जिनल दोनों की, ठीक है।
तो अब आप बेस्ट कॉम्बिनेशन बताओ कौन सा है। ठीक है, अब पहले तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान कर दूं। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था कि हर बार आपने पहले इनको प्राइसेस के साथ डिवाइड करना है, ये बात बोली थी ना। अगर यहाँ पे देखो मैंने, अगर इन दोनों के प्राइसेस सेम है फिर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि अगर रेट दोनों के सेम है तो जो नंबर बड़ा है वो वैसे बड़ा ही रहेगा, जो नंबर स्मॉलर है वो वैसे ही स्मॉलर रहेगा। लेकिन अगर प्राइसेस डिफरेंट है फिर डिवाइड करके देखना कि किसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा निकल रही है। ठीक है, अब तो फिलहाल हमें इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो सबसे अच्छा, अब लेकिन ये देख लें कि हम कितने कॉम्बिनेशन में परचेज कर सकते हैं। टोटल अमाउंट कितना है 88 और हर एक का रेट कितना है 88। तो आपको टोटल अमाउंट आप कितने कॉम्बिनेशन परचेज कर लोगे 88/8 = 11। लेकिन मैंने तो बोला था कि 11 कॉम्बिनेशन बनाओ, यहाँ पे 10 आ गए। अगर यहाँ पे 10 आ गए तो इसका मतलब ये है कि कम से कम एक वाई से ज़रूर आएगा। ठीक है, तो कम से कम एक ना एक प्रोडक्ट तो वाई से आपको उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलिए देखिए, सबसे पहले आप 8 रुपीज़ कहाँ पे खर्च करोगे, एक्स और वाई पे। चलो पहला मैं एक्स पे खर्च कर देता हूँ, दूसरा अब आगे ये वाला 40 या ये वाला 40, दोनों एक्स और वाई। चलो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया, पहले यहाँ पे ले लेते हैं, है ना। वापस फिर यहीं पे आगे नेक्स्ट वाई, यहाँ पे आगे 9th, फिर आगे 10 और यहाँ पे 11। तो आपके ये जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बने वो क्या बने हैं कि 8 प्रोडक्ट आपको लेने पड़ेंगे एक्स शॉप से, एक्स कमोडिटी के, और 3 प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे वाई के, और यही बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपका। लेकिन कैसे पता यही बेस्ट कॉम्बिनेशन है? अगर आप यहाँ से 5 लोगे और यहाँ से 3 लोगे तो टोटल कितने प्रोडक्ट हो गए आपके 8, और 8 का कितना बिल बना 64। फिर पैसे तो सारे खर्च किए ही नहीं। लेकिन अगर आप इसके 8 और इसके 5 ले लोगे तो टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए 13। तो 13 करके आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया 104। लेकिन इतने पैसे तो है नहीं, और उधारी के बारे में हम नहीं पढ़ते। हाँ जी, तो सारे पैसे खर्च करने जरूरी है? क्योंकि आपने इक्विलिब्रियम में जाना है। ठीक है, तो आपने अपने पूरे पैसों को खर्च करके देखना है कि कितनी कितनी सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। अगर हम बोलेंगे कि कम पैसे खर्च करो तो कम पैसे खर्च करके इशू रहेगा कि एक प्रोडक्ट लेना, 2 लेने, 3 लेने, 4 लेने, 5 लेने, 6 लेने। ठीक है, 1 कमोडिटी केस में क्या था कि पैसे चाहे कम हो जाए लेकिन सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो, यहाँ पे सभी खर्च करने हैं। तो ये टॉपिक लॉस हो गया भी हमारा। जब हमने ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया तो ये 3 क्वेश्चन है आपके चैप्टर के लास्ट चैप्टर खत्म होने से पहले बॉक्स में बने हुए, और ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर आपने पूरा सेकंड चैप्टर पढ़ लिया और इन तीनों क्वेश्चन को कवर नहीं किया तो समझ लो कि आपने सेकंड चैप्टर किया नहीं। ये तीनों करोगे फिर भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, ये 3 क्वेश्चन पढ़ लो, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहे हैं व्हाट हैपन्स टू योर इक्विलिब्रियम इफ दिस सिचुएशन हैपन्स। ठीक है, मतलब कि मेरे जैसा कि कस्टमर था वो इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब ये साइन, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, इक्वालिटी का साइन आएगा। क्वेश्चन मिल गई? तो देखिए इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन ऐसी होती है, तो यहाँ पे साइन कौन सा है, इक्वालिटी का, लेस देन का, ये वाला साइन है एक्स की तरफ। ये बोल रहे हैं आप ऐसे केस में, अगर पहले तो ये इकोनॉमी की लैंग्वेज समझते हैं, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज यहाँ पे क्या है, वो बोल रहा है कि आपको यहाँ से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है। जैसे कि जब हमने इक्विलिब्रियम में होना था तो हमारे पास ये दोनों नंबर कितने कितने होने चाहिए थे, 10 and 10। लेकिन वो बोल रहा है कि ये 10 है और इसकी वैल्यू कितनी रह गई 8। अब आप इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करोगे? छोटे से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक बना रहे हो, एक आपके पास रेड पेन है और एक आपके पास ब्लू पेन है। ब्लू पेन में इंक कम रह गई, रेड पेन में इंक ज़्यादा है। आप चाहते हो कि दोनों पेन को ज़्यादा से ज़्यादा चलाया जाए, तो आप क्या करोगे? जिसमें इंक ज़्यादा है उसको ज़्यादा यूज़ करना शुरू करेंगे, जिसमें इंक कम है उसको कम यूज़ करना शुरू करेंगे, ताकि दोनों लॉन्ग टाइम तक चले। तो यही थ्योरी यहाँ पे अपना लो, लेकिन लैंग्वेज चेंज है। जो क्वांटिटी ज़्यादा है हम उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे एक्स प्रोडक्ट को, देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ
डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इससे सेटिस्फैक्शन हमें कम होती जाएगी। जब हम इससे सेटिस्फैक्शन कम होती जाएगी तो कभी कभी ये सेटिस्फैक्शन कम होगी, ये 7 पे आ जाएगी, ठीक है, और ये 8 थी, ये भी कम होगी थोड़ा बहुत, 7 पे आ जाएगी, फिर हम दोनों वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो अभी क्वेश्चन क्या था, अभी क्वेश्चन ये था कि अगर यहाँ पे ये कंडीशन है तो हम इक्विलिब्रियम में वापस कैसे जाएंगे। इसका आंसर क्या है कि हम एक्स प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसको जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उससे सेटिस्फैक्शन हमें उतनी ही कम होती जाएगी। ऐसे कौन सा लॉ बोलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्लियर है आपको, बुक में फटाफट रीड कर लो, एक सेकंड में इसका आंसर, लैंग्वेज देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बोल रहे हैं कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में था, ठीक है, अचानक से क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वो राइज हो गई। इक्विलिब्रियम में था मतलब क्या हुआ कि कौन सी कंडीशन होगी, MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM। इसका मतलब क्या था कि 10 अपॉन या सपोज कर लो 20 अपॉन 2 इक्वल्स टू, या 20 अपॉन 4 रख लेते हैं हम, इक्वल्स टू 4 था, ठीक है। तो अब अचानक से क्या हुआ, ये 4 इंक्रीज हो गया, ये 4 इंक्रीज होकर कितना नंबर बन गया, 5 नंबर बन गया। अब 20 अपॉन 5 इक्वल्स टू 5 तो होता नहीं है, तो हमारा इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया। तो इक्विलिब्रियम में हम आने के लिए क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस क्वांटिटी को कम यूज, यहाँ पे बड़ा नंबर आना चाहिए। आप मैथमेटिकली समझो, ये नंबर 4 था ना, अब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी मतलब किसी बड़े नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, समझ रहे हो शिविका, प्राइस तो उतने का उतना ही है, लेकिन इसका आंसर बड़ा नंबर आ गया। आपने 2 नंबर को डिवाइड किया, इतना आंसर आ रहा है, फिर 2 नंबर, उसी नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड किया, आंसर बड़ा आ रहा है, मतलब कि आप उस नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे होगे ना। तो इसका आंसर ये है कि यहाँ पे 20 की जगह पे कोई बड़ा नंबर आना चाहिए। अब पॉइंट ये है कि ये बड़ा नंबर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, आपको पहले के प्रोडक्ट की 20% यूटिलिटी थी, आपको 25 तक पहुंचना है, मतलब कि कुछ ऐसा करो कि उसकी ज़रूरत ज़्यादा लगे, आपको ज़रूरत ज़्यादा महसूस हो। किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होगी आपकी, जिसको आप यूज़ करना बंद कर दोगे, ठीक है। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो थोड़े टाइम तक आपको पानी की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होगी, अगर आप कंटिन्यूसली पानी पीते जाओगे तो ये वैल्यू 25 ज़रूरत है पानी की, 20, 18, 12, 10, 5 0 पे आ जाएगी। अगर पानी नहीं पियोगे फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट को यूज़ ही नहीं किया तो उसकी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ मेरा, फिर से बोलूँ मैं एक बार, ये क्लियर है, क्लियर है पक्का। तो ये मैथमेटिकली मैंने करके दिखा दिया। जब आपने इसके बराबर, ये इक्विलिब्रियम की हमारी कंडीशन होती है, लेकिन अगर आपने इसको बराबर आना है तो ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो एक्स प्रोडक्ट है उसका यूज हमें क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, कोशिश करना कि इसका आंसर आपने खुद देना है, ठीक है। प्राइस ऑफ कॉफी राइज, एक प्रोडक्ट था कॉफी, उसका रेट महंगा हो गया, दूसरा प्रोडक्ट है टी, उसका रेट उतने का उतना ही है, फिर भी आपने इक्विलिब्रियम में रहना है, आप कैसे रहोगे। 2 कमोडिटी आ गई, तो इसके लिए सबसे पहले आपको 2 कमोडिटी केस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा 2 कमोडिटी केस का फॉर्मूला क्या था कि ये दोनों इक्वल आने चाहिए, इसके बाद MUM भी बराबर आना चाहिए, उसको छोड़ दो, स्किप कर दो, ठीक है। सपोज कर लो आपके पास क्या था, 20/4, ये है कॉफ़ी और ये है टी, ठीक है। अब क्या हुआ, अचानक से इसका रेट हाई हो गया, जब इसका रेट हाई हुआ होगा तो ये बन गया 20/5, लेकिन वो 20/4 ही है, तो ये इसकी यूटिलिटी बन गई 5, इसकी बन गई 4, ये 4 है ये 5 है। अब दोनों बराबर कैसे आएंगी, इसको ज़्यादा नहीं किया जा सकता, इसको कम करना पड़ेगा, है ना। वो कैसे कम करेंगे हम, यूज़ या तो ज़्यादा करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा, किसका और किसको यूज़ करना पड़ेगा। देखिए इसका रेट बड़ा है,
तो इसकी वैल्यू कम हुई है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ज़्यादा यूज़ करना शुरू करेंगे जिसका रेट सेम है। जब आप रोज़ टी ज़्यादा पीनी शुरू कर दोगे, रोज़ टी पीनी शुरू कर दोगे, तो आपको कॉफ़ी अच्छी लगने लगेगी, ठीक है, और टी की यूटिलिटी कम हो जाएगी। तो टी की यूटिलिटी कम हो गया 5 से ये भी 4 पे आ जाएगी। अभी ये 5 थी ना, इसको कम कर सकते हैं, इसको नहीं बढ़ा सकते हम, इसको कम किया जा सकता है। तो जब आप इसको कंटिन्यूसली ज़्यादा यूज़ करते जाओगे तो ये कभी कभी 20 से 16 पे आ जाएगी। फिर 16 डिवाइड बाई 4 आपके पास कितना आंसर बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। जब बुकिश लैंग्वेज में आंसर पढ़ोगे तो वो क्लियर हो जाएगा। लास्ट टॉपिक बचा है टू लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। हमने ये जितना भी यूटिलिटी वाला टॉपिक पढ़ लिया। अब इसमें दो कमियां क्या है, चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने एक पॉइंट स्किप करवाया था, बोला था कि लास्ट में पढ़ाऊंगा। वो टॉपिक थे हमारे पास कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। मैथ्स में हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं, एक नंबर होते हैं कार्डिनल और एक नंबर होते हैं ऑर्डिनल। अब कार्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3 4 अप टू सोन, जो मैथ्स में बाकी नंबर होते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, जो ऑर्डर में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूँगा, बताइए आपको कौन सा मोबाइल फ़ोन, कौन से 5 मोबाइल फ़ोन सबसे अच्छे लगते हैं। बोलोगे सर सबसे पहले आईफोन, दूसरे पे सैमसंग, फिर वीवो, फिर ओप्पो, फिर रेडमी, एमआई वगैरह कुछ भी। अब आप आईफोन के कितने नंबर दे रहे हो, नंबर तो नहीं दे रहे, आप उसको रैंक दे रहे हो, ठीक है। या फिर आपके स्कूल में 3-4 टीचर हैं, कौन से टीचर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, ये टीचर सबसे अच्छा पढ़ाता है, वो सबसे खराब पढ़ाता है, लेकिन नंबर तो नहीं दे रहे ना, उसको रैंक दे रहे हो आप। मतलब कि हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर्स में रिप्रेजेंट करें, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उससे बड़ा ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। अब जो इसकी कमी है ये यूटिलिटी की, सबसे पहला हमारे पास पॉइंट ये है कि ये ऑर्डिनल कंसेप्ट है, ये कार्डिनल कंसेप्ट नहीं है। अब ऑर्डिनल कंसेप्ट कैसे, क्या जब भी आप मार्केट में जाते हो, आप हर बार आपके लिए चीज़ पॉसिबल है कि आप हर बार हर एक चीज़ को नंबर देते रहोगे कि कौन से नंबर को हमने कहाँ पे रखना है यार, कहाँ पे रखना हमने, ठीक है। वही है ना कि हम कभी भी ऐसे नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर जो कस्टमर है वो कंप्यूटर नहीं है कि हर जगह पे कैलकुलेशन करता रहेगा कि किसकी ज़रूरत ज़्यादा है, किसकी ज़रूरत कम है, ठीक है। ये पूरा टॉपिक हमारा कवर हो गया, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्किप हो गया था, दैट इज लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। 1 सेकंड का आंसर है बस उसका, ठीक है। वो बॉक्स वगैरह में कहीं पे था, उसको मैं लिख देता हूँ, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। आई थिंक ये सेकंड क्वेश्चन में उसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है, सेकंड और थर्ड में आ रहा होगा। इक्यू का मतलब क्या था, इक्वल। जब भी आपके पास पैसे आते हैं, हम कभी भी हमारे सभी पैसे एक ही प्रोडक्ट के ऊपर खर्च नहीं कर देते। अब अगर मेरे पास 1000 रुपये आएंगे या 10,000 रुपये आएंगे, मैं 1000 किसी चीज़ को, 1000 किसी दूसरी चीज़ पे, 500 किसी और चीज़ पे, 200 किसी और चीज़ पे, ऐसे खर्च करूँगा। मतलब कि उन चीज़ों पे खर्च करूँगा जिनकी ज़रूरत मुझे ज़्यादा है, फिर थोड़ी कम है, फिर थोड़ी कम है, फिर थोड़ी कम है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। जैसे कि अगर आपको के पास 88 रुपीज़ थे, आपने 88 के 88 सभी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर परचेज नहीं कर दिए, ख़त्म नहीं कर दिए। आप बोलोगे अगर ये पोटैटो है, सब पोटैटो तो हर सब्जी में डालते हैं, बनाते रहेंगे, घर में थोड़ी कि कोल्ड स्टोर खोलेंगे पोटैटो का। तो हम यूटिलिटी वाइज कि थोड़े से यहाँ पे खर्च करो, थोड़े से यहाँ पे खर्च करो, तो आज दोनों जरूरत हमारी कंप्लीट होती रहे, ठीक है। कल एक्सरसाइज है इसकी।